हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जय दैया। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोलैरिटी के बारे में, हमने एप्लीकेशन देखे थे मोलैरिटी के, राइट। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मेलिटी के। वैसे तो नॉर्मेलिटी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस मतलब एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं दे रखा, बट फिर भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, राइट। एंड अगर हम बात करें क्लास 12 की एक चैप्टर है जिसके अंदर नॉर्मेलिटी यूज आती है, राइट। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब चीज़ें जो होती है वो वहाँ यूज आएगी। तो मोल कॉन्सेप्ट में तो इनका आपको नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, बट फिर भी इनका रोल है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, राइट। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी को। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि नॉर्मेलिटी होती क्या, ठीक है। नॉर्मेलिटी बेसिकली मतलब क्या होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है नॉर्मलता, राइट। तो नॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter solution of 1 liter solution, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपका सोल्यूट है उसके जो भी नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, वो उसकी नॉर्मेलिटी कहलाएगी, राइट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन होती है, राइट। अगर हम फॉर्मूला देखें कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ी बात, चलिए हमने फॉर्मूला देख लिया, सबसे बड़ी बात ये आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, राइट। और इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है स्टूडेंट्स, तो देखो जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वो होता है आपका वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, वेट को अगर आप उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में उसका क्या आ जाएगा, आपके पास में उसका आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं तो नॉर्मेलिटी का नया फॉर्मूला क्या बनता है, नॉर्मेलिटी का नया फॉर्मूला बनता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो होगा वो किस में होगा स्टूडेंट्स, लीटर्स में होगा, राइट, ध्यान रखें। तो ये हमारे पास में नया फॉर्मूला बन के आता है नॉर्मेलिटी का। इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें वेट के बारे में पता होगा, हमें वॉल्यूम के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इक्विवेलेंट वेट के बारे में नहीं पता होगा, राइट। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलिकुलर वेट को, ठीक है, मैं पूरा लिख देता हूँ, मोलिकुलर वेट को अगर आप n फैक्टर से डिवाइड कर देते हो, n फैक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके इक्विवेलेंट वेट को आप किस तरीके से निकाल सकते हो, आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखो और उसको आप किससे डिवाइड कर दो, उसके n फैक्टर से या फिर वैलेंसी फैक्टर से उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, राइट। तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो क्या आएगी, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n फैक्टर, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके का भी फॉर्म बन सकता है। आप जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू हो जाएगा n फैक्टर, फिर इनटू हो जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम, राइट। इस तरीके से फिर आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, यहाँ से नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन निकाल सकते हो, राइट। वो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम पूरी कंप्लीट नॉर्मेलिटी पढ़ लेंगे फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, राइट। अभी तक के लिए तो आप इतना ही याद रखो, ये जो फॉर्मूला है ये और ये जो फॉर्मूला है ये, राइट। किस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मॉलिक्यूलर वेट को n फैक्टर से डिवाइड करो, आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। लेकिन हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट तो होगा उसका, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा होगा, जो भी आपको कंपाउंड दे रखा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता होगा, लेकिन हमें उसका n फैक्टर नहीं पता होगा। तो हम n फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करें, हमें n फैक्टर कैसे पता चलेगा, उसका वैलेंसी फैक्टर कैसे पता चलेगा, राइट। तो इसी को हम आगे डिफाइन करेंगे, आप इसको कॉपी करो। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम n फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। n फैक्टर कैलकुलेट करने से पहले जो
इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है, राइट। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, और पहले इसको इनिशियल के रूप में किस तरीके से डिफाइन किया गया था, फिर हमने एन फैक्टर को यूज़ किया, राइट। वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम मूव करते हैं एन फैक्टर की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में। इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, या फिर हम इसको इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब जो केमिस्ट्री जो थी वो इनिशियल लेवल पे थी, चीज़ें जो है वो डिस्कवर होती जा रही थी, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आने लगी, राइट। उनको सॉर्ट करने के लिए हम नए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप करते गए। तो इसी के साथ हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिला जो कि था इक्विवेलेंट वेट का, क्योंकि हमने एटॉमिक वेट पढ़ा, हमने मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट अभी तक हमने जो है डिस्क्राइब नहीं किया था। अब क्या है, हमारे पास में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जो कि क्या है, इक्विवेलेंट वेट का है। अब देखो, स्टार्टिंग में इसको किस तरीके से डिफाइन किया गया था, उसमें भी ड्रॉबैक्स आए, फिर हमने नए कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, राइट। तो देखो, इक्विवेलेंट वेट को जब हम बात करें कि इनिशियल रूप में किस तरीके से डिफाइन किया गया था, इसका आपको सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, थ्योरी के अंदर तो बिल्कुल भी देखने को मिलेगा। और अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, नीट और जेईई के अंदर, तो उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो कि छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनका यूज़ सीधा इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसी के अंदर इन सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होगा और उससे आपका आंसर आएगा, राइट। तो आपको इन सच आपको डेफिनेशन या फिर थ्योरी याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है कि हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की, तो इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से कैलकुलेट किया करते थे पहले। इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो वो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम, ऑक्सीजन का 8 ग्राम और क्लोरीन का 35.5 ग्राम यानी, ठीक है, और सिल्वर का 108 ग्राम। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी एटम के लिए उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना होगा कि वो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम और सिल्वर के 108 ग्राम से रिएक्ट करके उतना ही वेट क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। फिर जो फाइनल वेट उसका बचता है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। समझ में आया कि भैया आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है, उसके लिए आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना, तो वो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा, या फिर ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट करेगा, या फिर क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्ट करके, या फिर सिल्वर के 108 ग्राम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उतना को उतना वेट जो है वो डिस्प्लेस कर देगा। देन उसके बाद में जो भी वेट बचेगा उसका क्या कहलाएगा, वो उसका कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। देखो एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, थ्योरी आपको नहीं रटना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए किस तरीके से इसका यूज़ होता था। अभी ये फिलहाल ये जो मेथड है ये यूज़ नहीं होता है, हम एन फैक्टर का मेथड यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो देखो हमारे पास में एग्जांपल है CaO, ठीक है। CaO आपको दे रखा है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा इक्विवेलेंट वेट को, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आपको कैल्शियम का क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 मोल मान लूँ, ठीक है, हमारे पास में 1 मोल CaO प्रेजेंट है, तो उस 1 मोल के अंदर इसका वेट कितना होगा, 40 ग्राम होगा, है ना। एटॉमिक वेट आपको पता है कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा, ठीक है भाई। दोनों अगर 1 मोल है तो 1 मोल के अंदर इसका 40 ग्राम प्रेजेंट होगा, उसका 16 ग्राम प्रेजेंट होगा, राइट। ये सब हमने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। चलिए अब देखो थ्योरी क्या कहती है इक्विवेलेंट वेट की, कि हमारे पास में 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, और वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ 40 ग्राम कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है। भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन है, वो 16 ग्राम रिएक्शन करता है किसके साथ, 40 ग्राम के साथ, और ये कंपाउंड बना देता है। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो अगर हमारे पास में बताओ, अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कितने से करेगा, वो कितने से करेगा, 40/16 से, राइट। 40 बाई क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब जो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन के कितने ग्राम से रिएक्ट करना चाहिए, 8 ग्राम से रिएक्ट करना चाहिए। तो बताओ अगर 8 ग्राम से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कितने ग्राम से, तो 40/16 इंटू 8 कर देंगे, ठीक है। तो जो भी ये रिएक्ट होने के बाद में जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो कैल्शियम के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो देखो अगर हम इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 और ये चला जाएगा 20, कितना आएगा 20, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, राइट। 20 ग्राम का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर आपको दे रखा हो Al2
सॉरी AlCl3 दे रखा हो, सपोज करो, राइट, क्या दे रखा है, AlCl3 दे रखा है। अब AlCl3 से हम इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो देखो अगर हम 1 मोल अज्यूम करते हैं तो इसका 1 मोल में 27 आएगा और इसका कितना आएगा 35.5, 3 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। चलिए बताओ 3 इंटू 35.5 क्लोरीन रिएक्ट करेगा कितने से, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा, राइट। अगर हमारे पास में 1 ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट होता तो अगर 1 ग्राम से रिएक्ट करेगा कितना करेगा, तो 27 डिवाइडेड बाई 3 फिर आ जाएगा 35.5, राइट, ये आ जाएगा एल्यूमिनियम। अब देखो एल्यूमिनियम के क्लोरीन के कितने से करना चाहिए, क्लोरीन के 35.5 से करना चाहिए। तो हमारे पास में कितना ग्राम है क्लोरीन, 35.5 ग्राम क्लोरीन है। ये कितने से रिएक्ट करेगा, ये करेगा 27/3, 35.5 इंटू 35.5, एक 35.5 से यहाँ से एक चला जाएगा, फिर ये 3 से ये 27 चला जाएगा, कितना बचेगा 9। तो जो एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट आएगा इस कंपाउंड के लिए कितना आएगा, 9 आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते थे इनिशियली, सबसे पहले, राइट, शुरुआत में। लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने लगे, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें मिलने लगे जिसके अंदर इक्विवेलेंट वेट जो है वो करेक्ट नहीं आ रहा था, राइट। उसके लिए हमने किस पर डिफाइन किया, उसके लिए हमने किसकी हेल्प ली, वो था एन फैक्टर, ठीक है। अब हम नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि है एन फैक्टर का, कि एन फैक्टर क्या होता है और किस तरीके से हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग स्पीसीज़ के लिए, राइट। तो आप इसको कॉपी करो पहले, देन उसके बाद में हम मूव करते हैं एन फैक्टर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं एन फैक्टर के बारे में कि एन फैक्टर का नया कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगा इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो देखो एन फैक्टर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है, या फिर उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी तो आपको पता ही होगी, वैलेंसीज क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एटम की, कि वो एक टाइम पर कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। कोवैलेंसी जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, राइट। वैलेंसी चेंज हो जाती है, वैलेंसी जब एक्सपांड हो जाती है तब हम उसको क्या नाम देते हैं, कोवैलेंसी नाम दे देते हैं, राइट। ये सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एन फैक्टर की, तो एन फैक्टर हम अलग अलग स्पीसीज़ के लिए अलग अलग तरीके से निकालते हैं, राइट। इसका अलग अलग हर स्पीसीज़ के लिए अलग अलग तरीके का रूल होता है, अलग अलग तरह का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। एक ही कॉन्सेप्ट हम हर एक स्पीसीज़ के लिए या फिर हर एक कंपाउंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि हम क्या कर रहे थे, जैसा कि हम स्टार्टिंग में कर रहे थे, राइट। तो देखो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई एसिड दे रखा हो, फॉर एसिड के लिए हमारे पास में कोई एसिड हो और एसिड का हमें क्या निकालना हो, एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो, तो उस एसिड के लिए हम एन फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं, राइट। तो देखो एसिड के लिए अगर हम बात करें जो एन फैक्टर होगा, एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर उसकी इक्वल होगी बेसिसिटी की, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्षारकता, ठीक है। अब देखो एन फैक्टर जो होता है उसके किसके इक्वल होगी, उसकी बेसिसिटी के इक्वल होगी। अब देखो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि H प्लस डोनेटेड बाय एसिड, ठीक है, कि उस एसिड ने कितने H प्लस डोनेट किए हैं वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है, राइट। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम एन फैक्टर यूज़ करेंगे। लेकिन हम एसिड के लिए तो एसिडिटी यूज़ करते हैं और बेस के लिए बेसिसिटी यूज़ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एसिड के लिए हम बेसिसिटी यूज़ कर रहे हैं और बेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एसिडिटी यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजन है, ध्यान रखना, ठीक है। आपको वो सब चीज़ें ध्यान नहीं रखनी, आपको बेसिसिटी और एसिडिटी से कुछ मतलब नहीं है। आपको ये देखना है एसिड हमेशा H+ डोनेट करता है तो कितना H+ डोनेट कर सकता है, और बेस हमेशा OH- को क्या करेगा, डोनेट करता है, तो वो कितना OH- डोनेट करेगा, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। एक होता है आर्सेनिक एसिड, एक होता है ब्रोंस्टेन-क्लोरी एसिड, एक होता है लोइस एसिड, राइट। ये 3 तरीके के एसिड्स होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इनके सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जनरली अर्हीनियस एसिड को लेकर के ही चलेंगे, हमारा जो मेन बेसिस होगा वो क्या होगा, अर्हीनियस एसिड होगा, राइट। हम ब्रोंस्टेड एसिड को नहीं मानेंगे, हम लुईस एसिड को नहीं मानेंगे, राइट। चलिए हम देखते हैं किस तरीके से, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में कुछ एसिड है, हम यहाँ पर एसिड लिख लेते हैं, यहाँ पर उसका एन फैक्टर लिख लेते हैं,
और यहाँ पर हम उसका क्या लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहला हमारा एसिड आता है, सबसे इम्पोर्टेंट HCl। ठीक है, सब फेमिलियर हैं HCl के साथ। तो देखो HCl जो होता है, HCl से हम कितना H+ निकाल सकते हैं, या ये कितना H+ दे सकता है, तो ये सिर्फ एक ही H+ दे सकता है, क्योंकि इसके पास में एक ही H+ है। तो ये एक यानी एक H+ को डोनेट कर सकता है। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसके मोलिकुलर वेट जो भी आता है ये आएगा 36.5 आएगा। 36.5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 36.5 इसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड हमारे पास में है H2SO4। ठीक है, H2SO4 जो होता है ये 2 एसिड H+ दे सकता है। ठीक है, यहाँ से 2 H+ निकल सकते हैं। इसका जो मोलिकुलर वेट आएगा 98 आता है मोलिकुलर वेट, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 करोगे। थर्ड अगर हम बात करें हमारे पास में जैसे सपोज आता है आपका CH3COOH। ठीक है, CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में ध्यान रखना, ये जो H होते हैं, ये H जो होते हैं ये एसिडिक H नहीं होते हैं, ये डोनेट नहीं किए जाते हैं। हमेशा ये जो ये जो H+ होता है यही डोनेट किया जाता है, क्योंकि हमेशा वही H+ निकलता है जो कि एसिडिक H+ होता है। ठीक है, ये जो H+ है ये एसिडिक H+ नहीं है। ये जो 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन है, जो एसिड के फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये हमेशा एक ही देगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, यहाँ से 4 निकल जाएंगे तो इसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं। तो आप ऐसा मत करना, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ आ जाएगा HCOOH। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ये है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो एसिडिक और फॉर्मिक एसिड ये भी क्या दे देगा, 1 आपको H+ दे देगा, और यहाँ पे भी ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। एक और अगर हम बात करें फिफ्थ की, ठीक है, ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH COOH। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से 2 H निकल सकते हैं, एक H ये और एक H ये। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो इसकी एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2, और इसका मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 2। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। मोलिकुलर वेट जो भी आए वो आप कैलकुलेट कर लेना, और उसको 2 से डिवाइड कर देना, और उसका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स्थ की, सिक्स्थ आता है H3PO4। ठीक है, H3PO4 जो होता है ये 2 H+ को डोनेट करता है। ठीक है, 3 H+ को डोनेट नहीं करता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल केस की। स्पेशल केस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। H3BO3 आपके पास में ये एसिड दे रखा है कि आपको बताना है कि इसका एन फैक्टर कितना होगा। ठीक है, H3BO3 का एन फैक्टर कितना होता है, ऑप्शन में देता हूँ आपको 1, 2, 3। ठीक है, 3 ऑप्शन है, और 3 ऑप्शन में आपको बताना है, एक और ऑप्शन देता हूँ 0। ठीक है, आपके पास में 4 ऑप्शन है, ये इसका जो एन फैक्टर है वो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो देखो क्या होता है, इन जनरल लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, इस केस को बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। H3BO3 जो होता है, इसकी जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, H3BO3 की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये वाटर को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगा। वाटर 2 पार्ट में ब्रेक होगा, H+ और OH-। तो ये क्या करता है, ये अपना H+ नहीं दे करके ये OH- को गेन कर लेता है, और जब ये OH- को गेन करेगा तो ये H+ फ्री हो जाएगा और ये H+ बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या समझते हैं कि ये जो H+ है ये H3BO3 का है, जबकि ये H+ जो है वो H3BO3 का नहीं है, ये H+ जो है वो वाटर का H+ है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये H3BO3 का है, तो इसने एक H+ दिया, तो हम इसका जो है वो क्या मान लेते हैं, एन फैक्टर 1 मान लेते हैं, जबकि इसका एन फैक्टर 1 नहीं होता है। तो हम जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनाएगा आपका, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बनाएगा BOH का होल 4 माइनस प्लस H+। ठीक है, और ये जो H+ है ये H2O का है, ध्यान रखना। ठीक है, जो H+ आएगा, जो H+ सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेगा, वो H+ कौन सा होगा, वाटर का होगा, ना कि एसिड का होगा, H3BO4 का, H3BO3 का। राइट, ये जो होता है H3BO3, ये आर्हेनियस जो होता है, सॉरी, ये आर्हेनियस एसिड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना, H3BO3 इज नॉट आर्हेनियस एसिड, ये होता है आपका लुईस एसिड। ठीक है, आर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, आर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन होती है जो H+ को डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है, जो OH- को डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, एसिड बेस कहलाता है।
ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड की डेफिनेशन होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ये आर्हेनियस एसिड ना होकर के ये लुईस एसिड के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने OH माइनस को गेन किया। ये OH माइनस को गेन करता है, OH माइनस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ये गेन कर रहा है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, लुईस एसिड है। तो ये ध्यान रखना कि H3BO3 जो होता है इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, या फिर अगर हम बात करें एन फैक्टर, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 0 होगा, ना कि 1 2 3 होगा। तो इसमें आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें, राइट। तो ये था एसिड के लिए, आप इसको कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं बेस के लिए और सॉल्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं बेस के लिए और हम बात करते हैं सॉल्ट के लिए, ठीक है, कि सॉल्ट के लिए और बेस के लिए हम किस तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर बेस। तो देखो एसिड के लिए हमने क्या किया था, BCCT को यूज़ किया था। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपकी एसिडिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी OH माइनस डोनेटेड बाय बेस, ठीक है। तो बेस ने जो भी OH माइनस डोनेट किए हैं वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन फैक्टर के इक्वल आ जाएगी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं बेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है NaOH दे रखा है, ठीक है। तो NaOH के लिए जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि NaOH से एक OH माइनस जो है वो डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर 1 आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट KOH के लिए, ठीक है। तो जो KOH होता है इसके लिए जो एन फैक्टर आएगा, इसके लिए भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें आपके पास में NH4OH है, ठीक है, NH4OH है, तो इसके लिए भी एन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर अगर हम बात करें आपके पास में COH का होल ट्वाइस है, तो यहाँ पर जो 2 OH माइनस है वो डोनेट किया जा सकते हैं, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगर हम बात करें MgOH का होल ट्वाइस, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 2 OH माइनस जो है वो डोनेट किए जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट AlOH का होल थ्राइस के बारे में, तो AlOH का होल थ्राइस की अगर हम बात करें तो इसका जो एन फैक्टर है वो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। मैंने इसको सर्कल किया है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पर जनरली इसका जो एन फैक्टर है वो 3 आता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आप स्टार बनाओगे कि जब हम AlOH की होल थ्राइस की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है, इसकी रिएक्शन बेस की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ करवाते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट देता है AlOHCl2, ठीक है। ये प्रोडक्ट देगा प्लस साथ में क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। तो यहाँ पर जो इसका एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, एन फैक्टर 2 आएगा, क्योंकि इसने 2 ही OH माइनस को क्या है, डोनेट किया है। एक OH माइनस जो है वो इसके पास में अभी भी पड़ा है, ठीक है, तो इसने सिर्फ 2 ही किया है। तो इस तरीके से इसका एन फैक्टर कितना आएगा, इसका 2 आएगा। फिर अगर हम बात करें इस तरीके से देखना, ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट केस है, आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है SO2OH का होल ट्वाइस, ठीक है, SO2OH का होल ट्वाइस। अब आप लोग इसको देख करके ये समझोगे कि ये बेस है, जबकि ध्यान रखना ये बेस नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो और आप गलत जो है वो ऑप्शन टिक करो, ठीक है। तो SO2HO का होल ट्वाइस का OH का होल ट्वाइस का मतलब होता है H2SO4, देखो H2SO4, ठीक है। तो ये आपको H2SO4 दे रखा है और इसके लिए हमें पता है, इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, बेसिसिटी के कंसिडर करते हैं। तो इसके लिए जो एन फैक्टर आएगा वो एन फैक्टर कितना आएगा, वो आएगा 2। तो ध्यान रखना इसके लिए हम बेसिसिटी यूज़ करेंगे और इसके लिए ये एसिड नहीं, सॉरी ये एसिड है, ठीक है, ये बेस नहीं है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। आपको एक और एग्जांपल दिया जाएगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, BOH का होल थ्राइस, ठीक है। अब लोग इसको देखते हैं, जैसे ही OH देखेंगे तो लोग सोचेंगे ये बेस है, और बेस देखते ही आप लोग क्या बोलोगे, ये 3 जो है 3 OH माइनस को डोनेट कर सकता है, तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो 3 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी किस तरीके से लिखा गया है, ये H3BO3 किस तरीके से लिखा गया, ठीक है, H3BO3। और H3BO3 का एन फैक्टर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि अभी हमने इसका स्पेशल केस देखा कि ये जो H+ हमें बताता है कि कौन सा H+ आएगा, ये खुद डोनेट नहीं करता, ये वाटर से H+ को रिमूव कर देता है, उसका OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर का जो H+ है वो रिमूव कर देता है, और हमें ऐसा लगता है कि जो H+ आया है वो एसिड से आया है, ना कि वाटर से, राइट, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलिए, ये कंडीशन होती है आपकी बेस के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर सॉल्ट, ठीक है। तो देखो सॉल्ट के लिए हम किस तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। सॉल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्ट के अंदर हम चार्ज को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, रिजल्ट ऑफ चार्ज, ठीक है,
कि जो चार्ज का रिजल्ट है वो क्या आएगा, एन फैक्टर के इक्वल आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, सपोज आपके पास में एग्जाम्पल है NaCl। NaCl सोल्ट है, ठीक है। ध्यान रखना एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि NaOH को लेकर के बैठ जाओगे इसके ऊपर प्लस और माइनस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपको सॉल्ट अलग रखना है, एसिड को अलग दिखना है और बेस को अलग दिखना है, ठीक है। तो Na+1 आएगा और Cl-1 आएगा, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम चार्जेस होते हैं उसका एडिशन होता है और उसका क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है एन फैक्टर के। तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1, ठीक है। 1 × 1 करोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन AlCl3। देखो AlCl3 का अगर हम बात करें तो ये आएगा +3 और ये -1 आ जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। ये इसका एन फैक्टर आ जाएगा 3। फिर अगर हम बात करें MgCl2 की, तो इस पर क्या आएगा +2 और इस पर -1, तो इसका एन फैक्टर भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें CaCO3, ठीक है। तो CaCO3 इस पर +2 होता है और इस पर -2 होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। फिर एक और बात करते हैं अपन जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर का यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल K2SO4.Al2SO4.10H2, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी सॉल्ट दे रखा हो तो इसमें आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे तो इसमें क्या आएगा K+ और ये आ जाएगा आपका SO4-2, ठीक है। तो इसका +1 आएगा और इसका -2 आ जाएगा। आप इसको ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, Al+3 आ जाएगा और SO4 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से SO4 का होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, इसका +3 आ जाएगा और इसका -2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया। तो इसका जो अगर हम बात करेंगे तो ये इसको जब आप बैलेंस करोगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 2, तो ये हो जाएगा टोटल +6 -6, ठीक है। इस तरीके से आप बैलेंस करोगे तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम है 6 है और यहाँ पे मैक्सिमम 2 है, तो 6 + 2 कितना होता है, 8। तो जो भी आपके मैक्सिमम है आप उनको ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर है तो ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। आप इसके अंदर मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम इसमें 6 है, इसमें मैक्सिमम 2 है, तो दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, उसका एन फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक ही आपके पास में कंपाउंड है, तो इसके अंदर आपको क्या चेक करना है, जो भी मैक्सिमम है वो उसकी क्या आ जाएगी, एन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इस तरीके से एसिड के लिए, बेस के लिए और सॉल्ट के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हम किस तरीके से एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो क्या होती है और किस तरीके से उनको लिखी जाती है, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर कंप्लीटली पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिस ना करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।